प्रीवियस क्लास में एचडीएलसी का कौन से फेज सर आज बोले तो बोले थे कि कर दें तुम्हारा एक एक कंसेप्ट दूर करेंगे। क्रॉस कर कोडिंग हो गया था। टेस्टिंग फेज से क्या समझते हो? टेस्टिंग फेज पहले आईटी इंडस्ट्री में टेस्टिंग फेज नहीं हुआ करता था। पहले आईटी इंडस्ट्री में टेस्टिंग फेज नहीं हुआ करता था। अब टेस्टिंग फेज का एलोबरेशन आईटी फील्ड में हो गया। पहले क्या होता था? टेस्टिंग, देखो टेस्टिंग एक जो प्रक्रिया है, जो करंट सिनेरियो आफ्टर 90s या आफ्टर 2000 सॉफ्टवेयर में ही नहीं, पहले अब हर चीज में टेस्टिंग का मतलब ये हो गया कि जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का मतलब आपका अगर इसमें सॉफ्टवेयर में लेते हैं तो आपका जो सॉफ्टवेयर है उसकी जो वर्किंग परफॉर्मेंस है वो किस लेवल को वो टच करती है। स्ट्रेस लेवल पे चले जाओ और रिग्रेशन पे चले जाओ। टेस्टिंग इज ए मैकेनिज्म थ्रू विच वी आर टेस्ट द होल सॉफ्टवेयर, थ्रू विच वी आर टेस्ट द होल सॉफ्टवेयर कि इसका वर्किंग स्टाइल इस सॉफ्टवेयर का कैसा है। टेस्टिंग कितने प्रकार के आप लोग जानते हो अभी तक? ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग और ब्लैक बॉक्स, व्हाइट बॉक्स, फंक्शनल टेस्टिंग, नॉन फंक्शनल टेस्टिंग, स्मोक टेस्टिंग, सैनिटी टेस्टिंग, रिग्रेशन टेस्टिंग, परफॉर्मेंस टेस्टिंग। बहुत प्रकार के टेस्टिंग होते हैं, मतलब लगभग 20-21 तरीके से होते हैं। प्रोजेक्ट पर निर्भर करता है कि कौन सा टेस्ट अपनाता है। तो टेस्टिंग में जो इसने बोला ब्लैक बॉक्स और व्हाइट बॉक्स, ब्लैक बॉक्स और व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग में अंतर यही है, एक टेस्टिंग होता है जो फंक्शनैलिटी को चेक करता है, एक टेस्टिंग होता है जो कोडिंग पार्ट को चेक करता है। फंक्शनैलिटी और कोडिंग पार्ट में क्या अंतर होगा? फंक्शनैलिटी मतलब जो फीचर्स उपयोग किया गया है सॉफ्टवेयर। फंक्शनैलिटी का मतलब ये हुआ, जैसे मैं बता रहा हूँ, आपका एक वेब एप्लीकेशन बना हुआ है, आपका एक वेब एप्लीकेशन बना है, यूजर इंटरफेस आपका बना हुआ है। तो जो होम पेज है उसमें आप डेटा को इनपुट किए, डेटा को इनपुट किए और जैसे सबमिट बटन पे प्रेस किए तो पेज को सबमिट ले रहा है या पेज को सबमिट क्विक कर रहा है या इट इज टेकिंग मोर एंड मोर टाइम। तो ये क्या हुआ? फंक्शनैलिटी। इमेज अपलोड हो रहा है तो इमेज अपलोड में इमेज कायदे से अपलोड हो रहा है या नहीं। आप इमेज अपलोड होने में इमेज चारों तरफ से कट जा रहा है। तो मतलब फंक्शनैलिटी का मतलब जो वर्किंग है पार्टिकुलर उस एप्लीकेशन का, वो सही से हो पा रहा है या नहीं हो रहा है। और कोडिंग का मतलब तो पता ही है, कोडिंग टेस्टिंग में ये होता है कि जो कोड है उसके लाइंस को कम हम करके लिखें, लेस लाइंस ऑफ कोड। आप देखते होंगे बहुत जगह आप ऑपरेटर यूज करते होंगे, आप लोग पढ़ने में बीट वाइज ऑपरेटर होता है कहीं, उसको इफ एल्स से भी हम बना सकते हैं, लेकिन बीट वाइज ऑपरेटर यूज करते हैं जो स्टैंडर्ड कोडिंग कन्वेंशन है। क्यों करते हैं? लेस लाइंस ऑफ कोड, क्योंकि बीट वाइज एक ही लाइन में वो काम कर देगा जो 4 कंडीशन को लगाना पड़ेगा, इफ एल्स। तो कोडिंग में हम ये देखते हैं कि जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एक कैमल केस होता है जो लिखते हैं हम लोग कंप्यूटर लैंग्वेज में, और एक होता है कैमल केस होता है, एक और कुछ होता है। तो उसमें हम देखते हैं कि वेरिएबल की लेंथ कितनी लेनी हो, वेरिएबल की लेंथ हम कितनी ले सकते हैं, जैसे पाइथन वगैरह में अप टू कितना तक।
वेरिएबल के साइज है, जैसे लिखिए ए इंट ए अंडरस्कोर बी अंडरस्कोर सी अंडरस्कोर डी अंडरस्कोर, कितना लेंथ तक ले सकते हैं? 64 कितना, वो नहीं समझ पा रहे हो, कितना लेंथ तक ले सकते हैं? 32, लेकिन हम लोग केवल इंट ए लगा के काम अपना कर लेते हैं, इंट बी लगाते हैं, इंट सी लगाते हैं कि हम ए अंडरस्कोर बी अंडरस्कोर @c लगाते हैं क्या इतना लंबा? 32 बिट तक हम 32 स्पेस ले सकते हैं, कैरेक्टर ले सकते हैं, लेकिन नहीं लेते। क्यों? कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो यही कोडिंग कन्वेंशन। तो देखो, फंक्शनलिटी चेक तो वो भी कर सकता है जिसको कोडिंग का नॉलेज नहीं, जो वो फंक्शनलिटी को चेक कर लेगा, लेकिन जो कोडिंग का टेस्टिंग करना पड़ता है उसको कोडिंग आनी पड़ेगी। पाइथन में खास कर, जैसे पाइथन की एक टेस्टिंग, जैसे तुमको टेस्ट करने के लिए पाइथन का एक स्क्रिप्ट टेस्ट कर दो, तो तुमको एटलीस्ट इतना तो आना ही पड़ेगा कि क्लास हम लिखते कैसे हैं, फंक्शन लिखते कैसे हैं। हाँ, बहुत डिटेल में नहीं जाना है, लेकिन लिखते कैसे हैं, एग्जीक्यूट कैसे करता हो तो आपको आना ही पड़ेगा। आप फ्रंट एंड वैलिडेशन कर रहे हैं, फ्रंट एंड के कोडिंग की टेस्टिंग कर रहे हैं, तो फ्रंट एंड की सारे प्रोसीजर को आपको करना पड़ेगा, फ्रंट एंड के सारे प्रोसीजर को आपको करना पड़ेगा। तो एक होता है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, एक होता है व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। एक में क्या चेक करते हैं? फंक्शनलिटी ऑफ द एप्लीकेशन, दूसरे में करते हैं कोडिंग पार्ट ऑफ द एप्लीकेशन। और स्ट्रेस टेस्टिंग होता है, सैनिटेशन होता है, स्मोकिंग टेस्टिंग होता है, मल्टीपल टाइप्स ऑफ टेस्टिंग होता है, लोड टेस्टिंग होता है, बैलेंसिंग होता है। तो जब आप इंडस्ट्री में पहुंचेंगे तो काम करेंगे। तो टेस्टिंग में हम क्या करते हैं? टेस्टिंग फेज सबसे इंपॉर्टेंट तो नहीं कर सकते, लेकिन क्रूशियल फेज जरूर है, क्योंकि उसके बाद प्रोडक्ट मार्केट में आने को तैयार हो जाता है। और एक और मार्केट में आकर प्रोडक्ट अगर खट्टा मीठा हो जाए कैसा होता है? फिर कंपनी का कितना इमेज खराब होती है। तो कंपनी टेस्टिंग, इसलिए पहले टेस्टिंग इतना पॉपुलर नहीं था 90s तक। तो पहले क्या होते थे, 10 प्रोडक्ट बने तो 10 में 9 प्रोडक्ट बेकार हो गए, 10 में क्या हुए? 9 प्रोडक्ट बेकार हो गए। अब क्या है, 10 में 9 सक्सेस हो रहा है, 90% सक्सेस रेट है, 95% सक्सेस रेट है। टेस्टिंग के कारण ये चीज आई कि मार्केट में आने से पहले उसको हर तरीके से टेस्ट कर लिया जाता, फिर भी 1-8% गलतियां बाद में आ ही जाती है। जैसे गूगल का आपने सुना होगा, हाल में ही कोई लड़का, बेगूसराय का लड़का था, उसने 59 सेकंड के लिए, 59 सेकंड के लिए रात में 12:59 को या 1 बजे रात में उसने उसके सर्वर को हैक कर दिया था। उसको जॉब मिल गई बहुत अच्छी, 3.6 करोड़ की। तो आप लोग भी कुछ ऐसा करिश्मा करो, गूगल फोन करते आपको, क्या ये वेलकम है हमारे यहाँ। जीमेल को हैक कर दो तुम लोग, दिमाग लगा के फेसबुक को हैक करो, मार्क जुकरबर्ग बुला लेगा सबको, एक एक बच्चे को यहाँ से। क्या बहुत बड़ी चीज थोड़ी है। हाँ, तो टेस्टिंग के बाद जो फेज आता है उसको बोलते हैं इम्प्लीमेंटेशन और पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन। 2 फेज आता है टेस्टिंग के बाद, जो आता है इम्प्लीमेंटेशन और पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन। ले सकते हैं, लेकिन हम बुद्धिमान आदमी को बगल में रखें कि उसको केस कार्रवाई करके और दुश्मनी कर लेंगे। होशियार आदमी तो नहीं कि अगर आप जीनियस है तो आपका सम्मान हम करें, क्योंकि उसका हम बेटर यूटिलाइजेशन कर सके उस रिसोर्स का। क्या अब तुमसे हम संबंध बिगाड़ लेते, तुमसे हम फायदा लें इंडस्ट्री के लिए, नुकसान हो गया अलग। तो दूसरा, ठीक है, आप पे हम लीगल केस करके आपको दूसरा रिक्रूट कर लिए, क्योंकि आपके नॉलेज को तो दुनिया जान चुकी है। तो हम आपको पकड़ के रखें, आपके जैसे अच्छे रिसोर्स को कि हम खो दें? डिपेंड करता है कंपनी को। कोई भी कंपनी देखो, इंडस्ट्री कोई देखो, इंडस्ट्री लिस्ट होता है, कोई भी आदमी, तुमको एक कहानी बता रहे हैं, अनिल अडानी को जानते होंगे। उनका एक कंपनी का मैनेजर था, 90s की घटना है, 90 या 2000 की।
बहुत पुराना मैनेजर था उनके फादर के समय से ही, उससे गलती हो गई जिससे कंपनी को 80 करोड़ का नुकसान हो गया। 80 करोड़ का नुकसान उस जमाने में 20 साल पहले। तो आदमी घबरा गया मैनेजर की, मालिक क्या सोचेगा, लेकिन मालिक ने कहा ठीक है तुमसे गलती हुई, जानबूझ के तुमने गलती नहीं की। मालिक ने उसे नहीं निकाला। आज भी उस कंपनी में वो एज ए जनरल मैनेजर काम करते हैं। तो अच्छा रिसोर्स है, गलती किससे नहीं होती दुनिया में। एक होती गलती इम्प्लिसिटली, एक होती एक्सप्लिसिट, जानबूझ के करना, वो चीज गलत है। एक गलती से हो गया तो उसमें ना आपका गलती ना हमारा गलती, क्या। तो ऐसे लोग को अच्छी कंपनियां रिलीज नहीं करती, अच्छी कंपनियां छोड़ती नहीं है। गलतियां हो गई तो हो गई, कोई बात नहीं, चाहे आप किसी फील्ड में चले जाइए, गलती होता है तो होता है। तो उसके बाद हुआ इम्प्लीमेंटेशन। फिर इम्प्लीमेंटेशन से क्या समझते हैं आप? आप लोग बताइए, उसने सही बोला, उसने हिंट कर दिया, फिर भी तो बताइए। रियल टाइम में अच्छा, एक होता है प्रोडक्शन सर्वर। क्या होता है? प्रोडक्शन सर्वर। जैसे हम वेब एप्लीकेशन बना रहे हैं, जैसे ऑफिस है, हाँ उसको क्वेश्चन समझ गए, रियल टाइम टेस्टिंग। जैसे हम लोग काम कर रहे हैं और कौन करेगा? जैसे प्रोडक्ट हम बनाएंगे तो हम भी करेंगे। ऐसे ये कंपनी है, ये रूम में 15 बंदे काम कर रहे हैं पाइथन पे। इस रूम में 15 बंदे किस पे काम कर रहे हैं? पाइथन पे 15 लोग काम कर रहे हैं। वो कर रही है होम मॉड्यूल पे काम, ये कर रही है सेल्स पे काम, ये कर रही है इन्वेंट्री पे काम, ये कर रही है ट्रांजेक्शन पे काम कर रही है, वो एनालिसिस पे कर रहा है, वो डॉक्यूमेंट्री पे काम कर रहा है। सबका अलग अलग मॉड्यूल पे काम हो रहा है। अलग अलग मॉड्यूल पे सब लोग अलग अलग कंपोनेंट पे काम कर रहे हैं। काम हो गया। काम करने के बाद एक आप लोगों ने सुना होगा गीट का नाम, GIT। क्या होता है गीट? सर रिपोजिटरी रिसोर्सेज का जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं सर उनको भी अगर उनको पब्लिकली वहाँ पे पब्लिश किया जा सकता है। GIT गीट। गीट में क्या होता है? ऑनलाइन रिपोजिटरी है, ऑनलाइन कोडिंग रिपोजिटरी है और ऑनलाइन रिपोजिटरी है। अगर आप गीट पे अपना यूजर बनाने GIT गीट पे, तो आप प्रोडक्ट वहां पर प्रोजेक्ट आपको मिल जाएगा, जिससे आप अगर थोड़ा सा भी सीखना चाहेंगे तो आप प्रोजेक्ट बनाना बहुत चुटकियों में सीख जाएंगे। और अच्छा प्रोजेक्ट जिसकी कीमत मार्केट में करोड़ों में आती, वो प्रोजेक्ट वहां रखा हुआ है। तो हर कंपनी गीट पे अपना अकाउंट रखती है। हर कंपनी क्या करती है? गीट पे अकाउंट रखती है। क्यों रखती है? कि आपके डेटा बेस से हम लोग यहाँ कितने लोग काम कर रहे हैं? 15 लोग काम कर रहे हैं। कितने लोग हैं? 15 लोग प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। तो 15 लोग का डेटा एक जगह कैसे रखेगा? आपने उसने किया दूसरे कंपोनेंट पे काम, उसने दूसरे कंपोनेंट पे काम किया, हमको हो गया। उसके बाद क्या होता है? कंपोनेंट सब लोगों ने अपना अपना डेटा गीट के थ्रू अकाउंट बना हुआ है, कंपनी का कॉमन अकाउंट है, उस पर जाके डेटा हमने अपलोड कर दिया। क्या किया? डेटा को अपलोड कर दिया। सारे लोग जो शाम तक काम किए, उस सारा मैं आपको कमांड दिखा दूंगा। कमांड है मेरे पास जो गीट पे चलता है, 6-7 लाइन का कमांड है बस, उसी से आपका डेटा अपलोड हो जाएगा। 6-7 लाइन में ज्यादा बोल गए, 4 या 5 लाइन, उसी से डेटा अपलोड होता है। तो एक तरीके से सारे लोगों का डेटा एक जगह कैसे आ गया, समझ गए आप? तो कैसे? जैसे, और वहां से फिर कंपनी क्या करती है? अपने वेब सर्वर पे लाती है वहां से। तो फिर जब एक जगह डेटा रहेगा तभी ला पाएगा। इसका डेटा ये अलग अपने कंप्यूटर में काम कर रही है, अलग कर रही है, अलग कर रही है। तो जब तक अलग अलग रहेगा काम होगा, उसको तो एक जगह लाना पड़ेगा ना, लाना पड़ेगा। तो गीट के थ्रू हम लोग ले आते हैं, वो तरीका है गीट के थ्रू ही। हाँ, आप कहें कि काम रियल टाइम टेस्टिंग कैसे होता है? जब हम लोग काम कर रहे होते हैं नॉर्मल सिस्टम पे अपना कर रहे हैं, तो सबसे पहले जब डेवलपमेंट हो गया, उसका टेस्टिंग तो सबसे पहले डेवलपर ही कर लेता है, कोई एरर तो नहीं है। लेकिन एरर थोड़ा बहुत पकड़ाता है, लेकिन मेन टेस्टिंग टीम ही एरर पकड़ पाती है, क्योंकि डेवलपर कोड करते करते इतना वो उब जाता है
उसको अपना एरर दिखता नहीं। कोडिंग करना हंसी खेल तो है नहीं, डेवलप करना है, मतलब आप चीजें बना रहे हो क्या। कोडिंग करना ये मत समझो कि बहुत आसान है, 1-2 साल तक बहुत बोझ लगता है, फिर आपको सारा चीज नॉलेज हो गया, फिर तो छुट्टियों का खेल हो जाता है, फिर उससे आसान काम फिर दुनिया में आपको कुछ नहीं लगेगा। लेकिन 1-2 साल आपको दिक्कत होगा। इसलिए दिक्कत होता है कि आपको कहाँ से कोड लाके कहाँ चेपना है। इंडस्ट्री में, आईटी कंपनी में कंट्रोल सी और कंट्रोल भी बहुत चलता है, तो उसको कहाँ से लाना है और कहाँ लगाना है, ये सीख जाता है आदमी 1 साल के अंदर। तो जैसे बैंकिंग प्रोजेक्ट में हम काम कर रहे हैं मान लेते हैं, तो आप जाइएगा गूगल पे टाइप कीजिएगा, एक आता है स्टैक वन टाइम स्टैक, क्या बोलते हैं उसको, स्टॉक ओवरफ्लो, स्टैक ओवरफ्लो। कभी आप कुछ भी आप डालो, आपको कुछ ना कुछ आकर वो पॉजिटिवली आपको कुछ ना कुछ देगा, पॉजिटिवली, ऐसा ना कि निगेटिवली। तो उसी से हम लोग काम करते थे, 90% काम उसी से हो जाता है। जैसे कभी कभी आप देखना, आप इमेज अपलोड करते हो किसी वेबसाइट पे, इमेज अपलोड करते हैं, तो जब आप इमेज अपलोड करते हैं तो इमेज में क्या होता है, आप डालते हैं कि उसमें जेपीजी फॉर्मेट आ जाए, या 2-3-4 फॉर्मेट आप डालते हैं कि ये आए, चाहे ये 5वां फॉर्मेट नहीं ले, तो उसकी कोड कितनी होगी जावास्क्रिप्ट में, 4 से 5 लाइन में कोड है बस। वो कोड स्टैक ओवरफ्लो पे मिल जाएगा, आप अभी खोलिएगा अभी मिल जाएगा। और उसी को हम लोग क्या करते हैं, चिपकाते रहते थे, जहां भी पेज वाला वो चीज है उसी को चिपका दो, हर पेज में कितना कोड दिखेगा, है संभव। एक जगह चेपते रहे, उसको बार बार हर जगह चेपने का काम करते थे, और वो आपको हर कुछ इंटरनेट पे उपलब्ध है, खोजना कैसे है। 1 साल 2 साल आपको इसी में टाइम लगता है बस, उसका 3 साल से आप एंजॉय करता है आदमी, कंपनी टू कंपनी चेंज करके, उसी 1-2 साल की मेहनत को पूरी जिंदगी खाता है बैठकर। तो ऑनलाइन टेस्टिंग कैसे होती है प्रोडक्ट, फिर क्या किया जाए, आपका सारा डेटा आ गया गीट पे, गीट के थ्रू हम उसको ले आते हैं प्रोडक्शन सर्वर पे। प्रोडक्शन सर्वर का मतलब ऑनलाइन, प्रोडक्शन सर्वर का मतलब ऑनलाइन। एक तो हम लोग अपने सिस्टम पे टेस्टिंग किए, टेस्टिंग टीम ने किया, डेवलपर ने किया। प्रोडक्शन सर्वर पे क्या होता है, सारे कंपोनेंट को टेस्टिंग टीम टेस्ट करना शुरू करती है, और उसमें रियल एरर पकड़ में आना शुरू होता है। क्योंकि एक चीज, एक वेब एप्लीकेशन आप नॉर्मल एचटीटीपी लोकल होस्ट पे चला रहे हो अपने सिस्टम पे, आपको बहुत सारी चीजें पता नहीं चलेगी, क्या स्ट्रेस ले पा रहा है कि वेबसाइट आपका, लोड ले पा रहा है कि नहीं, परफॉर्मेंस ले रहा है कि नहीं, ये उतना समझ में आपको लोकल सिस्टम पे आएगा, लेकिन उतना नहीं आएगा क्योंकि मेरा लोकल सिस्टम है। लेकिन जैसे ही हम जाएंगे प्रोडक्शन सर्वर पे, चीजें क्लियर होना, और वहां से फिर क्या करता है, टेस्टिंग टीम ने टेस्ट किया, ये बग है, वो नोट्स करके गूगल फॉर्म पे, गूगल ड्राइव पे हम लोग को शेयर कर देगा डेवलपर टीम। सर तो कंपनी में मल्टीपल मॉड्यूल्स पे काम करता हूं, हमेशा गिट पे ही रहता हूं, तो गिट से ही शेयर होगा। दिन भर करेंगे ऐसे ही, दिन भर तो काम ऐसे ही करेंगे, जैसे दिन भर तो ऐसे काम करेंगे। जैसे हमारा प्रोजेक्ट मैनेजर बोला, जैसे हम कुछ कर रहे हैं, हम कहे कि सर हमसे काम हो नहीं पा रहा है, कहीं कहीं कंपोनेंट बन नहीं पा रहा है हमसे, या कुछ एरर आ रहा है सर, हमारे दिमाग से बाहर की बात है, तो हम हमारे प्रोजेक्ट मैनेजर कहेंगे तो गिट पे शेयर करो, तो जैसे गिट पे शेयर करो तो हम देखते हैं क्या दिक्कत है। हम गिट पे शेयर किए, वो डाउनलोड कर लिए अपने मशीन में, डाउनलोड करेंगे तभी ना कुछ कर पाएंगे। वो डाउनलोड किए, फिर वो देखे, फिर हमको वो करके फिर क्या कहे कि ये काम करो, फिर स्काइप में या व्हाट्सएप में कह कि ये लगा दो तुम, इससे लाइन में ये जाके फंक्शन लगा दो, घुसा दो फंक्शन, हम चेक कर लिए फंक्शन लगा दो, तुम्हारा चलने लगेगा। या अच्छा आदमी रहा कि हमने कर दिया है, अपलोड कर रहे हैं, तुम देख लो, अगर उन्होंने कर दिया, अच्छे आदमी है तो करके हमको फिर अपलोड किया, फिर हमने गिट से उसको क्या किया, डाउनलोड कर दिया। यही होता है, गिट एक प्रोसेस है। क्या तरीका है बताओ, और क्या तरीका है। पहले कंपनी में स्काइप चलता था,
स्काइप पे कोड शेयर करते थे, सर हम यहाँ फंस गए, मॉडल्स नहीं बन रहा, ठीक है शेयर करो स्काइप पे, वो देखे। लेकिन गिट सबसे सही तरीका है। और प्रोडक्शन सर्वर पे हम लोग ऑनलाइन पर, ठीक है पब्लिकली क्या, जैसे गिट में मेरे कॉलेज मेरे कंपनी का अकाउंट है, पब्लिकली विजिबल होता है, लेकिन कौन, हमको क्या मतलब है अपनी कंपनी के कोड से? टेस्टिंग करते हैं, लेकिन फिर भी बाद में एरर फाइंड हो जाता है। टेस्टिंग होती है, बिल्कुल होती है, बिल्कुल होगी, लेकिन मेन टेस्टिंग होती है, ऑनलाइन टेस्टिंग होती है प्रोडक्शन सर्वर के ऊपर। एक्चुअल टेस्टिंग, लाइव टेस्टिंग जिसको बोलते हैं, जैसे क्रिकेट मैच लाइव हो रहा है तो उसको लाइव टेस्टिंग बोला जाता है। प्रोडक्शन सर्वर के ऊपर गिट पे जब हम कोड डालेंगे तो अपना कोड तो टेस्ट करके ही डालेंगे, जानबूझ के थोड़ी गलती करेगा कोई, नाम खराब होता है ना आदमी का। वहां तो ऐसा नहीं बोल सकते कि सर हमने नहीं किया, क्योंकि हमारे अकाउंट के थ्रू हो रहा है गिट पे। गिट पे किस अकाउंट के थ्रू होता है वो तक गिट में पता चल जाता है। गिट में इतना पता चल जाता है गिट के थ्रू कि आज तुमने कितने लाइन कोड किए हैं। ये चीजें पता चल जाती है। तो उसके बाद हुआ टेस्टिंग के बाद हम लोग आ जाते हैं इम्प्लीमेंटेशन फेज पे। इम्प्लीमेंटेशन इसने बताया, आप लोग बताइए शिव जी, इम्प्लीमेंटेशन क्या होता है? क्या नाम है आपका? आपका नाम? आज कितनी तारीख है? इम्प्लीमेंटेशन क्या होता है? गौरव, इम्प्लीमेंटेशन, अच्छा चलो घबराओ मत। इम्प्लीमेंटेशन जैसे टेस्टिंग हो गया, पहले कंपनी ने सॉफ्टवेयर बनाया, उसमें टेस्टिंग करवाया, सारे अच्छे से वर्क कर रहे हैं, और टेस्टिंग भी सक्सेसफुल रहा तो उसको कंपनी के कुछ एम्प्लॉयज को दे दिया कि आप कुछ दिन तक लगातार उसे यूज करेंगे, उसके बाद उसमें कुछ एरर नहीं आ रहा है या फिर बहुत स्लो हो गया कुछ टाइम यूज करने के बाद, या कुछ वैसा एरर ना उसको इम्प्लीमेंटेशन का रियल टाइम में इम्प्लीमेंट करें। ओके, बच्चा बताएगा। सर इम्प्लीमेंटेशन का मतलब वही सर, जैसे सॉफ्टवेयर अगर मैं बनाए एज अ कंपनी, अगर वो सॉफ्टवेयर मैन्युफैक्चर कर रही है तो टेस्टिंग के बाद जो मतलब टेस्टिंग के में तो सर जो भी एरर होगा या जो भी बग होगा वो तो सर जो उनके एम्प्लॉय होंगे वो चेक कर ही होंगे, तो उसके बाद उस सॉफ्टवेयर को इंप्लीमेंट करना सर, दैट इज मतलब रियल लाइफ में यूज करना, वही इंप्लीमेंटेशन कर रहा है। सही बोला, हम सॉफ्टवेयर को डेवलप कर चुके हैं। जैसे मैंने, मेरी कंपनी है उसने बनाया LIC के लिए सॉफ्टवेयर, मेरी कंपनी है उसने किसके लिए सॉफ्टवेयर बनाया? LIC कंपनी के लिए। और जो सॉफ्टवेयर हमने बनाया है LIC के लिए, उस सॉफ्टवेयर को 10,000 लोग LIC का यूज करेंगे। 10,000 एम्प्लॉय ऑफ LIC, 10,000 एम्प्लॉय ऑफ LIC विल वर्क विथ दैट सॉफ्टवेयर। तो हम इस कंपनी में सॉफ्टवेयर डेवलप हुआ है, मान लीजिए कंपनी है simage.in, सिमेज कंपनी ने सॉफ्टवेयर बनाया। तो क्या जो जितने वहां कितने लोग काम करने के लिए बैठे हैं? 10,000 पीपल आर रेडी फॉर वर्क। तो 10,000 सिस्टम में जाके डालना उस सॉफ्टवेयर को, 10,000 सिस्टम में उस सॉफ्टवेयर को जाके डालना, इंसर्ट करना, 10,000 सॉफ्टवेयर को सिस्टम में जाके इंसर्ट करना, दैट इज कॉल्ड इम्प्लीमेंटेशन, दैट इज कॉल्ड। तो बिल्कुल है। उसके बाद 10,000 लोग के सिस्टम में डालना, दैट इज उसको चलाना,
और उसके बाद 10,000 लोग को ट्रेनिंग देना कि इस सॉफ्टवेयर पे कैसे किस तरीके से काम होता है। तो मतलब सॉफ्टवेयर को इंसर्ट करना, इंप्लीमेंट करना, प्लस जो लोग हैं यूजर ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, दैट इज ए पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंटेशन। और क्या करते हैं, वेब एप्लीकेशन हमने बना ली, क्या कि वेब एप्लीकेशन हमने बना ली। वेब एप्लीकेशन बनाने के बाद हम वेब एप्लीकेशन को अपने सिस्टम में रखे हुए हैं, क्या पता लोकल होस्ट पे रोज चला रहे हैं, कोई फायदा है? जब तक उसको वेब सर्वर में हम लोग इंस्टॉल नहीं करेंगे, इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, कोई फायदा है? तो आप अपने वेब एप्लीकेशन को वेब सर्वर पे अपलोड कर रहे हो, वेब सर्वर में इंस्टॉल कर रहे हो, वेब सर्वर के अंदर डाल रहे हो, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड ए पार्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। मतलब जो आपने सॉफ्टवेयर बनाया उसको यूज कर रहे हो बाय द मशीन, बाय द वेब सर्वर, दैट इज कॉल्ड इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन के अंदर क्या क्या आता है? सॉफ्टवेयर इंसर्ट करना, यूजर ट्रेनिंग। यूजर ट्रेनिंग बहुत बड़ा चीज है, क्योंकि आप सब लोग, आपकी कंपनी के 10, 20, 25, 50 लोग, जब तक वहां के लोग सीख नहीं जाएंगे उस सॉफ्टवेयर पे काम करना, तब तक आपको ट्रेनिंग देनी होगी, चाहे वो 1 महीने का हो, 2 महीने का हो, 3 महीने का, जब तक लोग सीख ना जाए। कितना लॉन्ग हो सकता है? जैसे इन्फोसिस ने बनाया था फिनेकल, तो पंजाब नेशनल बैंक में सालों साल ट्रेनिंग चली थी। भाई कोई एम्प्लॉय गलती कर देगा ट्रांजेक्शन, कितना बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। ट्रेनिंग का तो लेंथ, जब तक लोग समझ नहीं। उसको तो सर रियल जब ट्रेनिंग चल रहा होगा सर, तो सॉफ्टवेयर उसको यूज में नहीं लाया जाता होगा पब्लिक पर्पस के लिए, ट्रेनिंग के बाद डेमो पर करते हैं ना, और एक्चुअल पे थोड़ी करवाएंगे, डेमो करेंगे। सर उस समय यूज नहीं ना होता होगा वो सॉफ्टवेयर जो बनाया होगा कंपनी ने। एक्चुअल सॉफ्टवेयर पे काम देखो, सॉफ्टवेयर भी बहुत प्रकार का, बी टाइप, सी टाइप, या ऐसा ट्रांजेक्शन ऐसा बना रखा डमी की जहाँ ट्रांजेक्शन 1 रुपया 2 रुपया का करके दिखा दिया। जैसे गूगल पे या फोन पे हम लोग चेक करते हैं, किसी को पैसा भेजना, पहले कितना भेजते हैं? डूबा तो डूबा, कोई बात 5,000 भेज के करते नहीं ना, वो तो धोखा हो जाएगा बहुत बड़ा, फिर रोने के अलावा कोई चारा नहीं है। तो उसी तरीके से इम्प्लीमेंटेशन हो गया। अब पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन क्या होता है? इंडिया की आईटी इंडस्ट्री आधा से ज्यादा पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन से कमाता है। पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन पता है सर, कहने का मतलब है कि एक बार सर्विसेज कोई सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर दी, इंप्लीमेंट कर दी, ट्रेन भी कर दी, उस सॉफ्टवेयर को मेंटेन करना, मेंटेनेंस प्रोवाइड करना, इसी को पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन कहते हैं सर। मान लेते हैं कि अगर मान लेते हैं वो सॉफ्टवेयर को जब बना रहे होंगे सर, तो हमारी रिक्वायरमेंट होगी 1 लाख यूजर्स के लिए। अगर उसका रिक्वायरमेंट, अब मेरा यूजर बढ़ के तक 5 लाख हो गया, तो उसको मेंटेन करना पड़ेगा वो सॉफ्टवेयर को, और वही सर सर्विस बेस्ड कंपनी जो होती है वो वही चीज को प्रोवाइड करती है। बैठिए, इसमें 2 मेंटेनेंस का मतलब इम्प्लीमेंटेशन आपने कर दिया कंपनी के अंदर, 10,000 पीसी में आपने सॉफ्टवेयर अपना डाल दिया, बाद में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आएगी तो कौन सॉल्व करेगा? वही जिसने बनाकर दिया है, जिस कंपनी ने सॉफ्टवेयर को डेवलप करके दिया है। सर मेंटेनेंस जैसे आप बनाए तो मेंटेनेंस दूसरे से क्यों कराएंगे? क्योंकि जितना कोड का नॉलेज आपको रहेगा दूसरी कंपनी को रहेगा, सिंपल सी बात है। ये एक रेंट ऑफ सॉफ्टवेयर लाइसेंस में ये तरीका होता है। आज लोग क्लाउड की तरफ क्यों भाग गए? मेंटेनेंस का सारा हेडक क्लाउड का, मेंटेनेंस का सारा हेडक क्लाउड संभालेगा। सर उसमें सॉफ्टवेयर से डिप्लॉयड है क्लाउड पे, मान लो उसको अगर मेंटेन या एरर आता है तो वो किसकी रिस्पांसिबिलिटी? क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर। तो ठीक है, तो मेंटेनेंस का मतलब सॉफ्टवेयर आपने इंस्टॉल कर दिया सब कुछ, फिर भी एनुअली एग्रीमेंट होता है कि 1 साल तक अगर सॉफ्टवेयर को दिक्कत हो गई तो भी आप सही करके दोगे, पहला चीज। दूसरा एग्रीमेंट ये होता है कि सॉफ्टवेयर में कुछ मॉडिफिकेशन करना, एक कंपोनेंट अटैच करना, एक कंपोनेंट को और जोड़ना है सॉफ्टवेयर के अंदर, तो भी आप करके दोगे, पैसा उसका लोगे, लेकिन करके आप दोगे। कोई सॉफ्टवेयर में कहीं होता है कि डेटाबेस का टेबल हटाना है, कहीं फ्रंट एंड चेंज करना है, फ्रंट एंड रेगुलर चेंज होता है कंपनी के अंदर, तो ये भी जो कंपनी आपको पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन दी है, मतलब जो सॉफ्टवेयर बना के आपको दी है, वो आपको मेंटेन करके देगी। अब मेंटेनेंस 2 प्रकार के होते हैं, ये बताओ। मेंटेनेंस आर ऑफ 2 टाइप्स।
The post implementation are of two types. कौन कौन? मेंटेनेंस जो होता है दो प्रकार का होता है, जल्दी बताओ। ऑन साइट वारंटी और ऑफ साइट वारंटी। आपने सुना होगा इस शब्द को। ऑन साइट और ऑफ साइट में क्या अंतर होता है ये बताइए। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ऑन साइट वारंटी एंड ऑफ साइट वारंटी, प्लीज। कोमल, गौरव। और सर वारंटी मतलब कि जो कंपनी की आपके एक साल तक वारंटी दिया वारंटी इसको सब फ्री कर सकता है। और ऑफ साइड में भी वारंटी अगर उसका खत्म हो जाए तो पैसा पे करना होगा। कोई बताएगा? शिवजी यादव। कंपनी वहाँ पे आके सारा मेंटेन करेगा, आउटसाइड में कुछ चला करेगा। यस सर, ऑन साइट में जिस कंपनी के लिए सॉफ्टवेयर बनाया है उसके उसी लोकेशन पे जाकर के उसको टैकल करना होगा उस प्रॉब्लम को। और ऑफ साइट में सर रिमोट असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा सर। समझिए, ऑन साइट मतलब कंपनी आपके दरवाजे तक आएगी कोई भी प्रॉब्लम है रिजॉल्व करने के लिए। कंपनी पीपल विल कम टू योर डोर टू रिजॉल्व द इशू। ऑफ साइड में या तो आपको जाना पड़ेगा कंपनी के पास या प्रोवाइड किया जाएगा कि किसी तरीके से आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए बस। लेकिन ऑन साइड में कंपनी के लोग आएंगे तो देखो मेंटेनेंस चार्ज किस में ज्यादा होगा, ऑन साइड में या ऑफ साइड में? ऑफ साइड ऑन साइट में क्योंकि उससे वो आप भी कर रहा है तो कुछ खर्च पड़ेगा। तो ये सब पहले एग्रीमेंट करवा लेता होगा। बिल्कुल होता है, एक चीज होता है। कंपनी की रिक्वायरमेंट जैसा है, जिसके पास मास वॉल्यूम है उसको तो दोनों रखना पड़ेगा ना। अब डेटाबेस पे हम लोग आ जाते हैं। ये कहाँ है? डेटाबेस। डेटाबेस में ये बताइए, जिससे पूछूंगा वो बच्चा बताएगा। आप लोगों ने पुष्कर सर ने पढ़ा दिया आप लोगों को। इंस्टेंस और स्कीमा में क्या अंतर है? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इंस्टेंस और स्कीमा? सब इंपॉर्टेंट चीज भी नहीं बताते हो, कितना गलत चीज है बताओ। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इंस्टेंस एंड स्कीमा? आप लोग बताइए दोनों बच्चे। डेटाबेस में कुछ पर्टिकुलर फील्ड बना उसका काम हो गया, जैसे कोई टेबल है डेटाबेस स्टूडेंट नाम का, उसमें आईडी का एक फील्ड है, स्टूडेंट आईडी का दूसरे से काम हो गया। और स्कीमा हो गया तो पूरा टेबल का स्ट्रक्चर सर, जैसे उसमें हो गया प्राइमरी की वगैरह होगा, कैंडिडेट की होगा, तो क्या होगा, क्या किसी में प्राइमरी की होगा या फिर कैंडिडेट की फॉरेन की जो भी की होगा उसका स्कीमा हो गया। और उसमें क्या-क्या वेरिएबल लिया गया है, डेटा टाइप क्या-क्या लिया गया है सर, आईडी के लिए नंबर या क्रेडिटर, डेट के लिए क्या लिया गया है। बैठे। आप बताइए टपल क्या होता है? टपल एक लिस्ट यूज किया गया जिसमें हम क्रिएट करते हैं, जिसमें उसमें वेरिएबल्स का यूज होता है या फिर बहुत सारे डेटाबेस। जैसे इसमें मैं बता रहा हूँ एक डायग्राम बना, कितने कॉलम है? 3 कॉलम, वो कितने हैं? 4 अभी तक 3 अब बना रहे हैं। इसमें इसमें टपल किसको बोलेंगे? क्वेश्चन में क्लियर है? यस प्लीज आकर सिलेक्ट करो किसको टपल बोलेंगे। आइए प्लीज जल्दी हम बैठ कर टाइम तो लगा। कोमल आपसे पूछा जाएगा ये सवाल।
टपल इसमें कितने टपल हैं, कितने क्या हैं? कोमल के बाद विनायक पे जाएगा एक क्वेश्चन। कोमल प्लीज बैठो बैठो। सुन लिए? फिर कोमल उसको बताओ, बच्चा नहीं सीख रहा। साउंड तो मेरे फटाफट आओ, बताओ सुनो, कोई क्वेश्चन है? हाँ, बताओ उधर बताओ। The row in a table is called tuple. तो ये चार tuple है सर। चार टपल, वेरी गुड। समझ गए बच्चे आप? कोई बच्चा को दिक्कत है बोलो। एक बार फिर होता टपल पढ़ लिए। रिकॉर्ड, रिकॉर्ड क्या होता है? इसमें सर Sir, every tuple is a record. एक चीज होती है इसमें एट्रीब्यूट। Yes sir. एट्रीब्यूट क्या होता है आप ही बताइए, आप बताइए प्लीज। एट्रीब्यूट शिव जी यादव, इसके बाद आपसे पूछा जाएगा। एट्रीब्यूट Fields जो भी होगा सब वो attributes। क्या होगा? Fields जो भी होगा वो attributes। एट्रीब्यूट कितने टाइप्स के होते हैं? टाइप कितने होते हैं, मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे। शिवजी यादव, टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स इन डेटाबेस बताइए। उसमें से जरूर बताए होंगे भाई। Yes sir. लापरवाही करते हो। कोमल आप बताइए। इसके बाद गौरव से पूछा जाएगा एक क्वेश्चन। इजी क्वेश्चन है, इंटरव्यू का थर्ड ईयर में हो, विप्रो में सिलेक्शन होगा एक आधो महीने में सकता। क्या क्या हो सकता है? राइट। और सही बताया। मल्टीपल वैल्यूड ऑफ Single value. Sir, पहला होता है सिंपल एट्रीब्यूट जिसको हम लोग फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। एक मिनट सब लोग सुन लीजिए, फिर मैं यही क्वेश्चन फिर दोबारा पूछ दूंगा सारे बच्चों से प्लीज। तो सिंपल एट्रीब्यूट वैसा एट्रीब्यूट को कहते हैं जिसको भी हम लोग फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। जैसे हमारा आईडी है तो आईडी को सर हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते। रोल नंबर जैसे आपका। दूसरा होता है सर कंपोजिट एट्रीब्यूट, वैसा एट्रीब्यूट जिसको हम लोग फर्दर सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट्स में डिवाइड कर सकते हैं, उसको कंपोजिट एट्रीब्यूट कहते हैं। जैसे सर हमारा नेम, तो उसको फर्स्ट नेम और लास्ट नेम में डिवाइड कर सकते हैं। इसी के बाद आता है सर एक डिराइव्ड एट्रीब्यूट, वैसा एट्रीब्यूट जिसको दूसरे एट्रीब्यूट के वैल्यू से निकाला जा सकता है, उसको डिराइव्ड एट्रीब्यूट कहते हैं। जैसे हमारा एज, तो हमारे डेट ऑफ बर्थ से फाइंड आउट किया जा सकता है। फिर होता है सर मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट, जैसे हमारा हॉबीज हो गया, तो जिसके मल्टीपल वैल्यूज पॉसिबल है उसको हम लोग मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स कहते हैं। जैसे कि अपना हॉबीज हो गया, आपका मोबाइल नंबर हो गया, सर वो हो गया, ईमेल हो गया, बहुत सारा है सर ऐसे। और इस तरीके से या सर कुछ फेवरेट कलर या टेस्ट इस तरीके का जो होता है वो सभी मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है। इसके बाद होता है की एट्रीब्यूट, जिसका इस्तेमाल करके हम लोग हर टपल को यूनिकली आइडेंटिफाई करने का काम करते हैं। एक फैमिली की मांग के चलिए। यस सर। आपको मत अपने विनायक ने बताया था, यू एक्सप्लेन। मैं सबसे पूछूंगा तो क्या पढ़ने आते हैं, थोड़ा तो सीख के जाइए प्लीज। सिंपल मल्टीपल वैल्यू
आप बताइए, हंसिए नहीं, थोड़ा सा बी सीरियस। विनायक ने बोला, कोमल ने बोला, तुम दो का ही नाम बता दो, चलो ज्यादा नहीं पूछ रहे हैं। आप बताओ। मल्टी वैल्यूड, पूरा नाम बोलो, मल्टी वैल्यूड। की एट्रीब्यूट, ठीक है। आप हमें मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट का एग्जांपल दीजिए। ठीक है, मल्टी वैल्यूड का उसने हॉबीज बोला, और उसका आप एग्जांपल दे सकते हो। मोबाइल नंबर, एक आदमी के पास एक से ज्यादा मोबाइल नंबर होता है। और कंपोजिट का बताओ, कंपोजिट एट्रीब्यूट का बताइए। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विप्रो में सिलेक्शन होना है तुम लोग का। लेट क्यों आए भाई? और नेम, एक नेम उसने बोल दिया, एक आज सोच के लगाओ ना दिमाग, फिर हम बता देंगे। अगर नहीं लगाए दिमाग है तो हम लगाएंगे फिर दिमाग। नेम तो उसने बोला, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, ठीक है, वेरी गुड एग्जांपल उसने दिया। और आप सोचो, तो दिमाग पे जोर तो लगाने दो। एड्रेस, एड्रेस में होता है कि नहीं? डिस्ट्रिक्ट, टाउन, विलेज, स्टेट, कंट्री, सब होता। पिन कोड कंपोजिट है। पहला हुआ सिंपल एट्रीब्यूट। सिंपल एट्रीब्यूट का मतलब जिसको आप ब्रेक नहीं कर सको, जिसको आप चेंज नहीं कर सको। सिंपल एट्रीब्यूट जैसे आपका रोल नंबर हो गया, आपके बैंक का अकाउंट नंबर हो गया, यूनिक होता है कि नहीं? सिंपल एट्रीब्यूट बोल सकते हैं। सेकंड आए कंपोजिट। कंपोजिट का मतलब जिसको हम ब्रेक कर सके, जैसे इसने बताया नेम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। एड्रेस, एड्रेस में डिस्ट्रिक्ट, टाउन, कंट्री, विलेज, पिन कोड हो सकता है कि नहीं? चेंज मतलब कंपोजिट है, एक से ज्यादा वैल्यू है। एड्रेस में एक से ज्यादा वैल्यू होता कि नहीं? आपके रोल नंबर में एक से ज्यादा वैल्यू होगा, आपके बैंक अकाउंट नंबर में एक से ज्यादा वैल्यू होगा। कंपोजिट हो गया। फिर हो गया मल्टी वैल्यू, जिसके वैल्यू एक से ज्यादा हो। जैसे मोबाइल नंबर, हर आदमी के पास 2-3 रखता है? हम बता देते हैं। मल्टी वैल्यूड का फील्ड एक हुआ मोबाइल नंबर। मल्टी वैल्यूड का फील्ड क्या हुआ? मोबाइल नंबर। उसके मल्टीपल नंबर हैं, मल्टीपल मोबाइल नंबर ही हैं। कंपोजिट में हमने कहा एड्रेस, तो उसमें डिस्ट्रिक्ट भी है, टाउन भी है, विलेज भी है, पिन कोड भी है। एक चीज तो स्पेसिफिक नहीं है, स्पेसिफिक है एक चीज भी। और मल्टी वैल्यूड में क्या है? ईमेल है। मेरा ईमेल पूछा गया तो मैं चाहे याहू का दूं, चाहे जीमेल का दूं, चाहे हॉटमेल का दूंगा तो ही ईमेल ही। तो ईमेल का मल्टी वैल्यूड होगा। और एक होता है इसको नहीं, एड्रेस नहीं डाल सकते, एड्रेस नहीं डाल सकते। कि आपका जो घर है बिहार है, दरभंगा है, तो वो तो रहेगा ही। आइए, उसके बाद है क्या? की एट्रीब्यूट, तो इससे यूनिकली आइडेंटिफाई हो। जैसे प्राइमरी की, नल, नॉट नल, यूनिक की, ये सब की एट्रीब्यूट के तरीके से काम करते रहे। 12 बज गया।